आज है 21 जून, दिन मंगलवार। बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। हमारे सब एमएलए वहाँ हैं, उसमें से बहुत से लोग वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया गया है, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती। शिवसेना के कई विधायकों ने दिखाया बागी रुख, पार्टी को भरोसा, वापस लौट आएंगे नेता। बीजेपी पर लग रहे हैं महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के आरोप। क्या बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो स्थिति है वो अधिवेशन में होती है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाओ, ऐसी स्थिति आज निर्माण हुई है, ऐसा मैं नहीं मानता। जानेंगे महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल में आगे क्या होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे के कई सालों से सबसे नजदीकी करीबी माने जाते हैं शिवसेना में, उनके पर्सनल असिस्टेंट भी हैं। उनको सूरत भेजा है जिस होटल में एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक हैं। सुनवाएंगे खास इंटरव्यू और साथ ही बात होगी खेल की दुनिया की भी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं देश दुनिया के पूरे दिन का हाल अंजुम शर्मा से। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पर हुई बैठक में 17 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया था और यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अग्निपथ योजना को सेना और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अहम बताया है। उन्होंने कहा कि योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। योजना को लेकर हुए विद्रोह पर अजीत डोभाल बोले, एक दूसरे वर्ग है, उसका न राष्ट्र से कोई मतलब है, न राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, न वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित है। उनके दे आर कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। What they want is that they want a conflict in the society. जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो न किसी प्रलोभन में आता है, न वो किसी से बहकाया जा सकता है, न वो किसी के द्वारा दुष्ट जाति के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो कि सेना के लिए और सेना में जाने के लिए बहुत इच्छुक है या जिनके पास में एक साइकिक मेंटल सेट है, वो अपने घर में बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे। ये थे अजीत डोभाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मालदीव की राजधानी माले में गुस्साई भीड़ ने योग सत्र कार्यक्रम रोकने की कोशिश की। पुलिस ने धावा बोलने वाली भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। हमलावरों के हाथ में तख्तियां थीं जिस पर लिखा था कि योग इस्लाम के खिलाफ है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रूस ने लिथुआनिया को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्रैड पर प्रतिबंध लगाए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कैलिनिनग्रैड शहर यूरोपीय संघ के देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में पड़ता है और रेल के जरिए रूस से सामान मंगाता है। कैलिनिनग्रैड को गैस की सप्लाई भी लिथुआनिया के जरिए होती है। लिथुआनिया ने ऐलान किया था कि वह रूस पर लगाए गए यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को लागू कर रहा है। रूस का कहना है कि प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ते हैं। पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क के गवर्नर का कहना है कि औद्योगिक शहर लिस्चांस्क में भारी विनाश हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस की गोलाबारी से शहर तबाह हो गया है। वहीं सेवरोडोनेत्स्क पर लगभग कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों के पास अब केवल एक फैक्ट्री बची है उस क्षेत्र में जहां सैकड़ों नागरिक शरण लिए हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। एलिजाबेथ बोर्न ने अपना इस्तीफा रविवार को चुनावों के बाद दिया जिसमें मैक्रों के गठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत खो दिया था। दिसंबर में जैव विविधता पर होने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन अब चीन की जगह कनाडा में आयोजित होगा। ऐसा चीन की सख्त कोविड नीतियों के कारण हुआ है जिसकी आशंका काफी समय से जताई जा रही थी। वैज्ञानिकों ने जैव विविधता के बारे में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रजातियां प्राकृतिक विकास दर से कम 100 गुना तेजी से विलुप्त हो रही हैं। और दक्षिण कोरिया ने अपने देश में बने अंतरिक्ष रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किया है। यह सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित करने की दक्षिण कोरिया की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। नमस्कार, बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। अभी आपने सुना आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या रही। अब आगे जानेंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र में एक सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
इस पूरी खबर की पड़ताल करेंगे। मेरे साथ ही अंजुम शर्मा मौजूद हैं। अंजुम, आज शिवसेना के कद्दावर नेता माने जाते हैं एकनाथ शिंदे, जो 12 शिवसेना विधायकों के साथ गुजरात के सूरत पहुंच गए। शुरुआत में माना जा रहा था कि 12 विधायक हैं, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे निर्दलीय विधायक साथ आ गए और अब कुल मिलाकर बात की जा रही है कि तकरीबन ये संख्या 20 के पार है और ये बागी विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर शाम होते होते एकनाथ शिंदे को पार्टी विप के पद से हटा दिया गया। पार्टी विप का जो पद था उसे निष्कासित किया गया है और शिवसेना सांसद जो संजय राउत हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, वो कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी को, यानी वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अस्थिर कर रही है। बीजेपी को याद रखना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश नहीं है। सुनते हैं। हमारे सब एमएलए वहाँ हैं, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया गया है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेते हैं, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक। ये तो संजय राउत थे। शाहिद, वहीं एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने कहा है कि उनका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में पूरा भरोसा है और उन्होंने इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बताया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी इसे शिवसेना का आंतरिक मामला बता रही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा? देखिए, मैं किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी हाँ, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के सही जगह पे हम ठीक चर्चा करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो, क्योंकि पब्लिक में बात करने की बात नहीं है। आपको नहीं लगता सरकार अल्पमत में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कल ही वो सेना टूटी तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार गिर जाएगी। ये अगर मगर की बात लीजिए। कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजोरिटी कम हुई है, इसको एक चिंता का विषय है। तो चिंता का विषय है, पृथ्वीराज चव्हाण बोल रहे थे। वहीं महाराष्ट्र के विपक्षी दल बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपने पत्ते जो हैं अभी तक नहीं खोले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के जो प्रमुख हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 35 विधायक हैं, 35, और इसका मतलब ये है कि तकनीकी रूप से राज्य सरकार अब अल्पमत में है, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखें तो सरकार को अल्पमत में होने में कुछ समय लग सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए वो विधानसभा के एक विशेष सत्र को बुलाने की मांग नहीं करेंगे। ऐसा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो स्थिति है वो अधिवेशन में होती है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाओ, ऐसी स्थिति आज निर्माण हुई है, ऐसा मैं नहीं मानता। अधिवेशन 18 जुलाई से है, देखते हैं क्या होता है। तो अंजुम, महाराष्ट्र में जो है वो लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके से एक सियासी उथल पुथल चल रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अभी अनुमान ही है कि सरकार गिर सकती है, क्योंकि जो विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है वो 288 है और एक विधायक की मौत के बाद जो सदन का जो संख्या बल है वो 287 पर आ गया है और बहुमत के लिए 144 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसके 152 विधायक हैं, जबकि सिर्फ जो कि बीजेपी है उसके पास अकेले के पास 106 सीटें। आप जानते होंगे कि 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर दोनों में जो है इख्तिलाफ हो गए और फिर उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो इस समय महाराष्ट्र की जो सियासी सरजमी पर है वहां क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए मैंने आपसे कुछ ही देर पहले राज्य की राजधानी मुंबई में मौजूद बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर से बात की। दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा है। शिवसेना जो पक्ष है उनका कहना है कि उनके पास ज्यादा विधायक हैं और जो एकनाथ शिंदे का बगावत किए हुए विधायकों का जो गुट है उनका भी अपना दावा है कि हमारे पास ज्यादा है और 30 से भी ज्यादा है। सवाल तब ये होगा अगर सरकार को धोखा है और एंटी डिफेक्शन लॉ ना लागू हो, जब ये सब जो लड़ाई है वो विधानसभा में जाकर पहुंचेगी, तब एकनाथ शिंदे के गुट को करीब 30 से भी ज्यादा विधायकों की जरूरत होगी। अगर वो नहीं होता और फिर वो बीजेपी के खेमे में अगर चले जाते हैं, ऐसा हुआ तो उनकी जो विधायक की मेंबरशिप है वो भी जा सकती है और विधायक नहीं बन सकते और फिर जाके बाई इलेक्शन होगा। इसलिए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक है। अगर शिवसेना का हम देखें तो शिवसेना ने अभी एकनाथ शिंदे जो अब तक उनके विधानसभा के गट नेता थे उनको पद से हटाया है और अजय चौधरी नाम के मुंबई से एक विधायक है उनको बनाया है। मयूरेश, आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को जो है वो चीफ विप के पद से हटाया है। इसके अलावा और क्या क्या कोशिशें कर रही है शिवसेना? वो किस तरीके की कोशिश कर रही है जो रूठे और बागी विधायक है उनको वापस लाया जाए? एक तो वो दिखा रही है कि वो एग्रेसिव मोड में है और एकनाथ शिंदे की जो बगावत है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको चीफ विप के पद से हटाया है। दूसरी तरफ अभी मिलिंद नार्वेकर जो
उद्धव ठाकरे के कई सालों से सबसे नजदीकी करीबी माने जाते हैं शिवसेना में। उनके पर्सनल असिस्टेंट भी हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। उनको सूरत भेजा है, जिस होटल में सारे एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक हैं। तो वो अभी उनकी कुछ देर पहले आधे घंटे मुलाकात हुई और उनसे बात करने के लिए उनको भेजा गया था कि अगर आप उनको समझाइए, कुछ नाराजगी है तो हम दूर करेंगे। जी तो मयूरेश, शरद पवार खुद दिल्ली से आ गए हैं और अभी उनकी बैठक होने जा रही है। मयूरेश, आप जैसे कह रहे हैं शरद पवार दिल्ली से आ गए हैं, बैठक होने वाली है। बहुत जरूरी सवाल था, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस बार बार ये कह रहे हैं कि वो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी आपने बताया कि शरद पवार भी आ रहे हैं। तो जो सहयोगी दल है उनमें किस तरीके की सुगबुगाहट है? एक बात तो यह है कि जब ये बार बार कह रहे हैं कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, तो वो अभी इसमें दखलंदाजी नहीं देना चाहते। वो देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और उनके जो बाकी शिवसेना के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जो बाकी विधायक अभी मुंबई में ही मौजूद है उनको वापस उनके घर पे बुलाया है। तो इससे पता ये चलता है कि एमवीए या कांग्रेस हो या एनसीपी हो, वो भी ये देख रही है कि सरकार को कोई दिक्कत ना हो, सरकार कहीं गिर ना जाए। बीजेपी की भी मूवमेंट बहुत अहम रोल। यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट दिख रही है आपको? बीजेपी अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कह रही है। शायद वो ये दिखा रही है कि इससे उनका कोई नाता नहीं है, ये कोई बीजेपी ने किया हुआ ऑपरेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि एक तरफ बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि चंद्रकांत पाटिल जो उनके महाराष्ट्र के मुख्य हैं, उन्होंने ये कहा कि हम तो ये बार बार कह रहे थे कि बहुत नाराजगी है शिवसेना के विधायकों के अंदर भी और महाविकास आघाड़ी के अंदर, और आपने चुनाव में देखा क्या हुआ। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि वो जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो अचानक बीजेपी एक्शन में आ गई है। तो क्या वो दिल्ली क्यों गए हैं पता नहीं। क्या बीजेपी वाकई में इस बागी गुट को अपने साथ में लेकर सरकार बनाने की कोशिश करेगी, अब तक पता नहीं है। नितिन गडकरी भी दिल्ली गए हुए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के 2 केंद्र के राज्य मंत्री भागवत कराड़ और राव साहेब दानवे जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, वो भी इस वक्त गुजरात में है। अभी तक तो उनकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं इस दौर में कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बीजेपी की खेमे में बहुत हलचलें दिख रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीजेपी कुछ भी नहीं कह रही है। ये थे मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर। तो महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल जून के शुरुआती महीने से ही शुरू हो गई थी, जब राज्यसभा चुनाव में शायद बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत गए थे और शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। फिर वहीं कल जब विधान परिषद चुनावों में बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए और कांग्रेस का एक प्रत्याशी हार गया, और ये सब कुछ हुआ क्रॉस वोटिंग की वजह से। वहां पर देखा गया शिवसेना में इस बगावत की पटकथा क्या पहले ही लिखी जा चुकी थी? ये सवाल मैं अब हमारे साथ में इस समय मराठी सर्विस के एडिटर, बीबीसी मराठी सर्विस के एडिटर आशीष दीक्षित हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं। आशीष, पहले ही लिख चुके थे? इतनी बड़ी बात तो एक रात में नहीं हो सकती है। तो कोशिशें तो कई महीनों से चल रही थी और भाजपा ने एनसीपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश की थी, जो कुछ घंटों में गिर गई थी 2019 में। आपको याद होगा, अजित पवार के साथ सरकार बनाई थी। तो उसके बाद उनको ये समझ में आ गया कि जल्दबाजी में तो कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है, आराम से करना है। तो इसलिए इस बार वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। इस बार ऐसे वो पर्दे के पीछे है। दिख तो ऐसे रहा है, जो भाजपा के नेता आकर कह रहे हैं हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, ये जो सब चल रहा है ये इंटरनल मामला है शिवसेना का। तो इस बार वो बिल्कुल कांग्रेस की तरह ठंडा करके खा रहे हैं, जो इतना साल कांग्रेस करती थी कि कुछ जल्दबाजी में नहीं करना है, वैसा ही इस बार बीजेपी कर रही है। और पटकथा की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये बहुत बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। आशीष, अगर इसकी गंभीरता की बात करें तो क्या लग रहा है कि कितना गंभीर राजनीतिक संकट दिख रहा है, और नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो मतलब कितना गंभीर मान सकते हैं इस राजनीतिक संकट? ये काफी गंभीर है, क्योंकि शिवसेना के कम से कम 30 विधायक ये एकनाथ शिंदे के साथ है। आज जो उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी विधायकों की, उस मीटिंग में सिर्फ 16 विधायक आए शिवसेना के। शिवसेना के 55 हैं, 56 थे, एक का निधन हो चुका है, तो 55 है। 55 में से सिर्फ 16 आए थे। तो आप सोचिए कितना गंभीर मामला है। अगर इतने ही विधायक शिवसेना के पास है तो इसका मतलब है सरकार के पास मेजोरिटी भी नहीं है, तो ये सरकार भी गिर सकती है। इतना सीरियस मामला है। तो इसलिए अब कोशिशें शिवसेना की तरफ से यही है कि कुछ भी करके उनको मना लिया जाए एकनाथ शिंदे को। अभी अभी जो हमको जानकारी मिली है कि एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे की फोन पर भी बात हुई, 10 मिनट तक बात हुई। उन्होंने यही कहने की कोशिश की कि आप वापस आ जाओ, मुंबई आ जाओ, हम बातचीत कर लेंगे। एकनाथ शिंदे का यही कहना है कि हमने बीजेपी के साथ जाना चाहिए। वो यही उन्होंने आज सुबह जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेजे थे, उन्होंने यही कहा
कि हमको लगता है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं, बीजेपी के साथ लड़े हैं, तो हमने बीजेपी के साथ वापस जाना चाहिए, ये एकनाथ शिंदे ने मांग रखी है। ये आशीष इसी से मैं जोड़ता हूं कि माना जा रहा था 2019 में चुनाव हुआ, शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़े, आखिर में आके शिवसेना कहने लगी कि हम बड़ा भाई या बड़े भाई, जो बात होती रही, क्या ये पहले ही नींव डल चुकी थी कि आखिर में ये जो गठबंधन हो रहा है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, अजीब होता है। मान लीजिए एक हिंदुत्व और एक सेंट्रलिस्ट जो मध्य मार्गी है वो चल रही है, तो ये किस तरीके से माना जाए कि ये पहले ही लिखा जा चुका था कि ये होना है? ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि विचारधाराओं का एक अजीब नहीं, ये मेल तो अजीब था। हाँ। ये बात तो तय है कि एक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये साथ में आना किसी ने सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी। अभी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को ये लगता है, जो उनके करीबी लोगों ने हमें बताया है, कि अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमारा हश्र भी वही होगा जो नीतीश कुमार का बिहार में हुआ है। तो बीजेपी हमको छोटा करेगी और खुद बड़ी होगी, ये शिवसेना को लगता है, और इसलिए वो शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती है। लेकिन अब उनको, मतलब अब उद्धव ठाकरे के सामने दो ही पर्याय है। एक तो वो सुन ले अपने ही पार्टी के लोगों का और बीजेपी के साथ चले जाए, पर वो उनके लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। और दूसरा ये है कि वो पार्टी को स्प्लिट होने दे, और लेकिन पार्टी को स्प्लिट होने दे, लेकिन अपनी बात पे अड़े रहे। आशीष, यहाँ पर एक सवाल बड़ा ये बनता है कि बार बार एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश हो रही है, चाहे बीजेपी इधर से खींच रही हो, चाहे उधर दूसरी तरफ संजय राउत हो, जो जितने लोग हैं। एकनाथ शिंदे इतने इंपॉर्टेंट हो क्यों जाते हैं और वो नाराज क्यों है इतने ज्यादा? एकनाथ शिंदे नाराज इसलिए हैं क्योंकि वो ठाकरे परिवार के बाहर शिवसेना के सबसे बड़े लीडर हैं। अगर हम आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को छोड़ दे तो शिवसेना में और कोई लीडर ही नहीं है जिनके साथ 10-12 एमएलए होते हैं। मतलब एकनाथ शिंदे ऐसे लीडर हैं जो उद्धव ठाकरे को जब जन्मदिन की बधाइयां देने भी जाते तो साथ में 10-12 एमएलए लेके जाते, देखिए मेरे पास इतने तो है कम से कम। तो उनके पास क्लाउट है, और उनको लगता है कि उनको जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो शिवसेना में नहीं मिली। तो ये एक तो नाराजगी, और दूसरा जो एमएलए हैं उनको लगता है कि उनको उनके जो काम होने चाहिए थे सत्ता में आने के बाद वो हो नहीं रहे, क्योंकि एनसीपी की गवर्नमेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज तो एनसीपी के पास। एक संजय राउत का भी नाम बीच में आता है आशीष, क्या ये उनकी वजह से भी नाराजगी है कि शिवसेना में जैसे संजय राउत एक्चुअली नेशनली बहुत बड़े प्लेयर लगते हैं क्योंकि वो हिंदी चैनल्स पे आके बाइट देते हैं, पर महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कोई जमीन से जुड़े हुए नेता भी नहीं है, तो वो एक तरह से दिखते हैं, चेहरा बन गए हैं, पर वो शिवसेना के इंटरनल पॉलिटिक्स में, ग्रास रूट पॉलिटिक्स में उनकी इतनी अहमियत नहीं है। एक अंतिम सवाल, मान लिया जाए कि ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू हो चुका है। ये अलग तरह का लोटस है, इसमें बीजेपी डायरेक्टली एक कुल्हाड़ी लेके जाके दूसरी पार्टी नहीं तोड़ रही है। तो वो इस बार मुझे लगता है कि एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो ऐसा कुछ कर रही है जिसमें कि उनकी कुल्हाड़ी दिख ही नहीं रही है, और ये ऑपरेशन लोटस हो रहा है। अंदरूनी कुल्हाड़ी बहुत तेज वार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष दीक्षित इतनी जानकारियों के लिए। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। आगे जानेंगे बागी विधायकों को गुजरात के शहर सूरत में ले जाने वाले कौन हैं एकनाथ शिंदे। सुनवाएंगे एक लेखक से खास बातचीत, साथ ही बात होगी खेल की दुनिया की भी। अंजुम, रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक लगातार अपने कमेंट्स के जरिए देते रहते हैं। और एक बड़ा अच्छा कमेंट रामजी दुबे का आया है, बड़ा फिल्मी अंदाज में कह रहे हैं कि बीजेपी के कस्में, वादे, प्यार, वफा पर जनता अब हो गई है खफा। तो बड़ा ही उन्होंने उस तरीके से ये कमेंट किया है। और शैलेंद्र राठौर कह रहे हैं क्या अगले शिंदे अगले सीएम बनेंगे? तो ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा मुझे लगता है। इसके अलावा कुलदीप सिंह जाखड़ है, उनका कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों के दिन अब लदने वाले हैं, मंत्री पद का महत्वाकांक्षी होना ही सरकारों को अस्थिर कर देता है, ये इनका विचार है। और बार बार ये कमेंट आ रहा है कि अब क्या होगा, कौन बनेगा अगला सीएम, कौन बनेगा। तो ये अभी बहुत कयास है, कौन बनेगा अगला सीएम। अभी तो पार्टी कौन बचेगी कौन नहीं, पहले तो यही बहुत बड़ा अभी निर्णय होना है। और इस जानकारी के लिए आप हमारा पॉडकास्ट सुनते रहें और बीबीसी हिंदी की वेबसाइट बीबीसी हिंदी न्यूज पर जरूर आएं। अंजुम, आज एक नाम अचानक से सुर्खियों में आया और वो है एकनाथ शिंदे जी। महाराष्ट्र में बागी विधायकों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। जरा बताएं कि क्या है इनमें खास।
अभी जैसा आशीष दीक्षित बोल रहे थे, हमारे बीबीसी सर्विस के एडिटर कह रहे थे कि ठाकरे परिवार के बाहर जो सबसे मजबूत नाम है, जो सबसे मजबूत आदमी है, वो एकनाथ शिंदे ही हैं। शायद एकनाथ शिंदे जो है वो सतारा से आते हैं। जब वो छोटे थे, पढ़ाई के लिए ठाणे आए थे और यहीं से वो शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीघे एक थे, उनके संपर्क में आ गए। जब वो दीघे के संपर्क में आए तो 18 साल की उम्र में उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया और अपना राजनीतिक जीवन जो है वो शुरू कर दिया। फिर 1997 के साल में आनंद दीघे ने शिंदे को ठाणे नगर निगम का टिकट दिया। पहले ही प्रयास में एकनाथ शिंदे ने नगर निगम का चुनाव जीत लिया और ठाणे नगर निगम के हाउस लीडर भी बन गए। यानी नगर निगम से उनका जो सफर शुरू हुआ और ठाणे के ही बड़े नेता कहे जाते हैं। बिल्कुल, वो वही के नेता कहे जाते हैं। और फिर 2004 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। यहाँ भी उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की और लगभग 4 बार, तब से लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। शिंदे ने पहले लोक निर्माण मंत्री के रूप में काम किया था और वो इस समय शहरी विकास मंत्री और ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसा आशीष बोल रहे थे, जब वो बधाई देने भी जाते हैं तो साथ में 10-12 लोगों के साथ जाते हैं, 10-12 विधायकों के साथ। देखिए मुझ में इतना दम है, मेरी बाजुओं में ताकत है। शक्ति प्रदर्शन है एक तरीके से। तो ये बड़े विधायक हैं और बड़ा नाम बन चुके हैं और लगातार चल रहे हैं। अगर अंजुम मैं बात करूं, जो अभी हम कुल सीटों की बात भी कर रहे थे, आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो अभी आशीष भी कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा गंभीर राजनीतिक संकट हो सकता है और हो ही रहा है अब जिस तरीके से चल रहा है। तो 287 कुल सीटें बचती हैं और उसमें से बहुमत जो है वो 144 पे हो जाता है। अगर ये जो महाविकास आघाड़ी है, इसका अगर हम देखें, अगर 29 बागी विधायक चले जाते हैं तो शिवसेना के पास केवल 26 विधायक बच जाते हैं, क्योंकि उसके पास केवल 55 विधायक हैं। कुल 55 है, 29 चले गए, 26 बचे। एनसीपी के पास 53 है और कांग्रेस के पास 44 है। यानी कुल अगर इनको मिला दिया जाए तो 123 विधायक रह जाते हैं। तो यानी कि बहुमत का आंकड़ा काफी दूर है। अगर दूसरी ओर बीजेपी को अगर देखें तो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। अगर उसके पास शिवसेना के बागी 29 विधायक आ जाएं और बाकी के 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल जाए तो उसके पास 148 विधायक हो जाएंगे। तो एक तरीके से वो बहुमत से 4 विधायक अधिक होंगे। तो यानी सरकार बीजेपी आराम से बना सकती है। लेकिन आंकड़ों का खेल है शाहिद, और किसके पक्ष में कितने आंकड़े, यहीं पर यह तय होगा कि कौन बनाएगा अपनी सरकार और किसी सरकार जाएगी। शायद ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, हमने देखा होगा जो हमारा संविधान है उसमें सारे नियम कायदे लिखे हुए हैं कि कौन मंत्री कैसे बनेगा, कौन किसका अर्हता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा। संविधान पर कभी कोई किताब शायद कभी नजर के सामने से गुजरी हो? संविधान बहुत सी किताबें हैं और अभी हाल फिलहाल की भी एक किताब आई है जिसका जिक्र आप करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हाल फिलहाल एक किताब आई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं राम बहादुर राय जी, उन्होंने संविधान पर किताब लिखी है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो मैंने उनसे जानना चाहा कि बड़ा ही दिलचस्प ये शीर्षक है, अनकही कहानी। संविधान पर जब बाजार में इतनी सारी किताबें हैं तो आपने ये किताब क्यों लिखी? सुन लेते हैं। एक भी किताब बाजार में या कहीं उपलब्ध नहीं है जो ये बताती हो कि संविधान कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना। सबसे पहले संविधान शब्द हमारे यहाँ स्वाधीनता संग्राम में कब इस्तेमाल किया गया, फिर संविधान शब्द के इस्तेमाल करने को ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से ग्रहण किया और कैसे संविधानवाद एक दोधारी तलवार के रूप में ब्रिटिश सरकार ने इस्तेमाल किया, जिसमें हमारे स्वाधीनता संग्राम के नेता भी फंसे। और अंततः 1939 में महात्मा गांधी ने भी एक लिखा कि जवाहरलाल नेहरू ने मुझे संविधान का महत्व समझाया है। जो केवल संविधान सभा शुरू होने से घंटे भर पहले, 1.5 घंटे पहले सदस्य आ गए हैं, जवाहरलाल नेहरू अभी नहीं आए हैं, लेकिन सरदार पटेल आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। और उस समय संविधान सभा के सदस्यों के चेहरे पर जो उत्साह, उमंग, उल्लास होना चाहिए था, उसके बजाय उनके चेहरे पर चिंता थी। यानी हम संविधान बना लेंगे इसका किसी को भरोसा नहीं था। किताब में यही वजह है कि आपने इसका नाम भारतीय संविधान अनकही कहानी रखा है? हाँ, क्योंकि ये बात कही नहीं गई थी, इतिहास में है, लोगों के मेमोयर में है, उनके ढंग से है। आपने महात्मा गांधी की बात की, जिस समय संविधान सभा गठित हुई थी और संविधान बना था, जब लागू हुआ, इस पूरे दौरान गांधी किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हुए थे। आपको लगता है कि उनका प्रभाव संविधान सभा पर
पूरी तरीके से रहा होगा? क्योंकि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो राज्य के बहुत सही बात पूछी है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब में जो लिखा है, एक तो गलत लिखा है। उससे ये धारणा बनी है कि महात्मा गांधी का संविधान से उनको दूर ही रखा गया। सच ये है कि 18 फरवरी 1946 को जब नौसेना विद्रोह हुआ, उस दिन के.एम. मुंशी उनसे मिलने के लिए जाते हैं मुंबई, और महात्मा गांधी उनसे कहते हैं कि तुम कांग्रेस की सदस्यता लो, एक बात। और जब वो सदस्यता 4 आने की पर्ची लेकर आते हैं तो कहते हैं कि देखो, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए हैं और एक संविधान बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है, तुमको उसमें जाना है, मैं उनको सुझाव दूंगा। तो प्रत्यक्ष संविधान सभा जो बनने जा रही थी, उससे कौन एक्सपर्ट कमेटी में होगा? संविधान सभा का जब निर्वाचन हो रहा था तो उससे पहले, यानी इस घटना से पहले, कांग्रेस नेतृत्व को 30 नाम दिए संविधान सभा के सदस्यता के लिए, और वो 30 नाम कांग्रेस के कैंडिडेट बने। तो मेरा ये कहना है कि महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 तक कांग्रेस का मार्गदर्शन नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से करते रहे हैं। राय साहब, एक अंतिम सवाल मेरा, और कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि ये एक नई चीज है जो इससे पहले सामने आई नहीं थी, या फिर कोई ऐसा नाम? पहली बात तो ये कि आम धारणा है कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन लिखते समय मुझे ध्यान में आया कि सत्ता का हस्तांतरण संविधान सभा में हुआ। ये मेरे लिए भी नई बात थी और मुझे लगता है कि इस पुस्तक के पाठकों के लिए भी हो। दूसरी बात कि राजद्रोह की वापसी संविधान के उस पहले संशोधन से हुई जिसको जवाहरलाल नेहरू ने रखा, और वो संशोधन भी असंवैधानिक था। तो ये थे राम बहादुर राय, बता रहे थे भारत के संविधान की कुछ अनकही कहानी जो उनकी किताब आई है। अंजुम, अभी आपने संविधान की किताबों की बात की तो उस वक्त नाम एकदम जहन में नहीं आ पाए, तो सुभाष कश्यप की किताब और एम लक्ष्मीकांत तो हमको लग रहा है कि बच्चे ने जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो तमाम बच्चों ने जरूर पढ़ी होगी। और हमारा संविधान जो सुभाष कश्यप की है, वो तो किताब मुझे लगता है सबके पास होती है। और अभी एकनाथ शिंदे की भी बात हो रही है, तो वहां पर भी अगर वो 2/3 विधायक ले जाते हैं तो वहां पर भी एक संविधान का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। 10वीं अनुसूची 1985 जिसको बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून, तो 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये बात इसलिए भी चल रही है क्योंकि संविधान की बात भी हुई और अभी अभी राम बहादुर राय भी उस पर बोल रहे थे और कानून भी चर्चा में आ सकता है। इसमें क्या है कि विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर शायद लगाम लगाई गई थी, लेकिन कुछ बातें भी इसमें कही गई थी कि कब कब लागू होगा और कब कब नहीं होगा। जैसे अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो ये कानून उस पर लागू हो जाएगा। अगर कोई निर्वाचित विधायक या सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ चला जाता है तो भी लागू हो जाएगा। अगर कोई सदस्य पार्टी व्हिप के बावजूद वोट नहीं करता तो भी लागू हो जाएगा। और अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो भी कानून जो उस पर लागू हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ इसमें अपवाद भी हैं शायद, तो कभी उस पर और बातचीत होगी। चलिए अब बात खेल की दुनिया की कर लेते हैं। अंजुम, और अब सबसे पहले बात आज क्रिकेट की नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी की करेंगे। 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहे हैं जो 8 अगस्त तक चलेंगे। ये ब्रिटेन के बर्मिंघम में होने वाले हैं और हॉकी इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इंडियन हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक रूप से कांस्य पदक की दौड़ में टीम को आगे बढ़ाने वाले मनप्रीत सिंह के पास है। 18 खिलाड़ियों की टीम है। ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह उप कप्तान होंगे और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें इस टीम में 14 वो खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक की टीम में शामिल थे। ये तो अच्छी बात है, मतलब कितनी बढ़िया टीम जा रही है। बिल्कुल। और इसके बाद अगला रुख करते हैं क्रिकेट का। कल से क्रिकेट की सबसे बड़ी जो हमारी डोमेस्टिक सीरीज होती है रणजी, उसका फाइनल शुरू हो रहा है। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच। मुंबई 41 बार जीत चुकी है ट्रॉफी और 42वीं बार जीतने के लिए मैदान में। मतलब एक और रण मुंबई का होने जा रहा है। एक तो हो ही रहा है महाराष्ट्र में और दूसरा कल से शुरू होने वाला है। और मुंबई की टीम बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश तो 1999 के बाद पहली बार उतरी है। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल। स्टूडियो का तकनीकी मामला था राजेश चौहान के हाथों में। कल शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत।
नमस्कार।